हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आ यूट्यूब चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं भारत संसाधन एवं विकास, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है कौन सा? भारत कृषि एवं सिंचाई। कौन सा चल रहा है? कृषि एवं सिंचाई, जिसमें हम 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है और कोशिश करेंगे हम आज वाइंड अप करते हैं। नहीं हो पाया तो एक छोटी सी वीडियो और बनेगी, छोटी सी क्लासेस और होगी, बस उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए। खेती करते समय आने वाली परेशानियाँ। जब हम खेती करते हैं, जब हम खेती का पूरा प्रोसेस करते हैं, बोने से लेके उसे काटने तक, तब तक क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, तो वो हम पढ़ने वाले। बाढ़ और सूखा पड़ने से, अधिक वर्षा आ जाती है, उससे भी तो खेती पूरी मुरझा जाती है। आपने अभी देखा होगा, बीच में शायद न्यूज़ में सुना भी होगा, जब बारिश बहुत ज़्यादा आ रही थी, 2-2 3 दिन लगातार चले जा रही थी बारिश, तो कितनी फसलें ख़राब हुई थी। और सूखा पड़ जाए, जब बारिश ही नहीं होती, तो आप नॉर्मल वाटर जो हमारे नहरों का पानी कितना भी लगा लो, पर वो बारिश के पानी की अलग। आपके यहाँ पौधे लग रहे होंगे, आप रोज़ पानी डालना खुद का, पर एक बार वो बारिश वाले पानी से जैसे पौधे खिलखिला जाते हैं, वैसे तो नहीं हो पाते। तो अधिक पानी से भी वर्षा जो आपके पौधे हैं वो ख़राब हो जाते हैं, पेड़ पौधे जो खेती है वो ख़राब हो जाती है। और कम पानी होने से भी, ना पड़ने से, सूखा पड़ने की वजह से भी, अच्छे बीज और खाद का ना होना। अब आपने जो बीज लगाया है वो अच्छा नहीं है, तो फसल भी अच्छी नहीं होगी, तो आपके ना वो आपके खाने के प्रयोग में आ पाएगी अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा पैदावार नहीं होगी, तो वो आपको ना आप उसका व्यापार कर पाएंगे। अच्छे जो फसल होती है उनका पैसा भी तो अच्छा मिलता है, जैसे क्वालिटी, तो अच्छी क्वालिटी के बीज लगाएंगे तो अच्छी क्वालिटी की फसल मिलेगी। खाद अच्छे लगाएंगे तो वो ज़्यादा पैदावार होगी, ज़्यादा पैदावार होगी तो वो आपके काम आएगी। छोटे छोटे और बिखरे हुए खेत। अब आप इस बारे में ही पढ़ेंगे, चकबंदी। चकबंदी क्या होती है? चकबंदी जब आएगी तब मैं बताऊंगी क्या होती है। ठीक है, ये इसी से रिलेटेड होती है, बस ये याद रखो। जो छोटे छोटे बिखरे हुए खेत होते हैं, एक किसान है मान लो, उसका एक खेत यहाँ है, एक खेत यहाँ पे, एक खेत यहाँ पे, एक ये खेत यहाँ पे, ये उसका घर है। वो अब उसने फसल उगा रखी है थी चारों में, अब उसे यहाँ जाना पड़ रहा है, यहाँ उसके 2 घंटे लगे, फिर वो यहाँ जाएगा, ये डिस्टेंस तय करेगा, उसके बाद वो फिर ये डिस्टेंस तय करेगा, उसके बाद ये डिस्टेंस, और फिर ज़रूरत पड़ी तो ये डिस्टेंस। तो उसको ये डिस्टेंस कितना दूर पड़ेगा, इसके चक्कर में उसकी टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी। जो उसे, जैसे मान लीजिए उसे ट्रैक्टर चलवाना है, पहले इस खेत में चलवाए, फिर इस खेत में, फिर इस खेत में, इस खेत में, कितना मुश्किल होगा। ये सारे खेत एक जगह हो जाते तो ये सब मुश्किलें नहीं आती। तो ये बिखरे हुए जो खेत होते हैं, ये भी एक परेशानी होती है। ठीक है, पशुओं में फैली बीमारियां। अब जो उनके पशु हैं, जैसे बैल वगैरह हैं, उनमें बीमारियां फैल गई, वो ठीक से जुताई नहीं कर पा रहे। जो भी जो ये पशु वगैरह होते हैं खेती में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नहरों में पर्याप्त पानी ना होना। जो आपके आसपास की नहरें सूख गई, बारिश नहीं हुई, नहर में पानी नहीं है, फिर आप कैसे पानी लगाओगे? आजकल तो मॉडर्न ज़माना हो गया, आज की मत सोचिए, आप थोड़ा पुराने समय की सोचिए कि कैसे करते होंगे वो लोग खेती। ठीक है, ये उस बारे में बात की गई है। राष्ट्रीय कृषक नीति। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय कृषक नीतियों का निम्न उद्देश्य है। जो भारत सरकार ने किसानों के लिए नीतियाँ बनाई है, जिससे खेती को व्यापार से जोड़ा जा सके, उन्नत की जा सके। ज़्यादा अधिक हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, तो हमें अनाज की भी तो आवश्यकता ज़्यादा होगी, तो उसकी पूरित किया जा सके, उनके लिए कुछ नीतियाँ बनाई गई। तो कौन कौन सी नीति? कृषि के क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना, मतलब उच्च जो फसल है उनसे ज़्यादा प्राप्त किया जा सके, कि हमारा नुकसान कम से कम हो, हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। जब खेती अच्छे बीज लगाए जाएंगे, अच्छी फसल प्राप्त की जाए, तो उच्च वृद्धि दर प्राप्त की जाए। ऐसे विकास को प्रोन्नत करना जिससे हमारे संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग कर सकें। आपने वो संसाधन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था ना, कि हमें संसाधनों को ऐसा प्रयोग करना है कि उनका हम 100% कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ प्रयोग कर पाएँ और कम से कम वेस्ट जाए। तो यही इसमें बोला गया कि जो हमारे संसाधन हैं, जो हमारे उपयोग में लाएं, उनका अधिक से अधिक प्रयोग करना। मतलब अगर वो 100% है तो कोशिश करनी है कि 100% प्रयोग कर सकें। ऐसा होगा तो नहीं कि हम 100%, कुछ तो वेस्ट जाएगा, 2%, 1%, तो वो कम से कम वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है 50% यूज़ कर रहे हैं और 50% वेस्ट जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है बच्चा, समझ में आया होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भूमि जल जैव विविधता को सुरक्षित रखना। जो भूमि का जल है, आप देख रहे हैं आजकल
समरसेबल के पाइप नीचे नीचे 2-3 साल आपने समरसेबल आज लगवाई, 2 साल बाद देखना बोला जाएगा पाइप नीचे करवा, पानी नीचे चला गया है। तो भूमि का जल है वो तो खींच लिया जा रहा है, सब सारी चीज़ें पक्की करते जा रहे हैं, पानी नीचे जा नहीं पा रहा है। कैसे धरती में पानी ऑब्जॉर्व करेगी, कैसे शोषित करेगी धरती पानी। जैव विविधता बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जैव विविधता, ठीक है। किसानों को मूल्य संरक्षण, जो उनके संरक्षण है, किसानों को उनकी बेसिक नेसेसिटी है उनको संरक्षित भी तो करना होगा। ऐसे थोड़ी है कि किसानों की सुनी ही नहीं जा रही है, सब आपकी सुनी जा रही है। फसलों का बीमाकरण, जिससे कि उनको जो नुकसान हो वो सरकार वेयर करे। छोटे छोटे जो किसान होते हैं वो एक नुकसान में जो उनकी फसल, जो लोग सिर्फ फसल पे निर्भर करते हैं, उनकी एक नुकसान यानी कि उनके पूरे 6 महीने, उनके 3 महीने, पूरी साल वो उस परेशानी, उस जो नुकसान हुआ है उससे निकल नहीं पाते हैं। तो जैव फसलों का बीमाकरण करना आवश्यक है, जिससे कि वो नुकसान कम से कम 50% तो सरकार बेयर करे, उनकी मदद हो। नहीं तो वो तो बेचारे दब के रह जाएंगे, वो दोबारा कर ही नहीं पाएंगे। अगली फसल के लिए पैसा तो जो पिछली फसल हुई है उससे ही आता है ना। अगर उस फसल का नुकसान हो गया फिर वो अगली फसल का पैसा लाएगा कहाँ से। इसलिए सरकार KCC देती है, किसान क्रेडिट कार्ड देती है सरकार। देती है कि नहीं देती है? बिल्कुल देती है। किसानों को ऋण प्रदान करना, KCC है ऋण प्रदान करना, जिससे कि वो अपनी नेक्स्ट फसल तैयार कर सकें। कृषि के अतिरिक्त किसानों को आने वाली समस्या, कृषि के अतिरिक्त भी तो समस्याएं आती हैं, वो समस्याएं पढ़ लेते हैं। पैदावार की उचित दर प्रदान करने के लिए अनाज और फसलों को खरीद की न्यूनतम दर निश्चित की जाए। एक दर निश्चित की जाए ना। अब आप मान लीजिए कोई दर ही फिक्स नहीं है, आपने चावल उगाया, यहाँ चावल आपने उगाया, अब उस चावल को आप बेचने जा रहे हैं बाजार में। अब कुछ तो डिसाइड होनी चाहिए कि 1 रुपया में बिकेगी, 2 रुपया में बिकेगी, 3 रुपये में बिकेगी। अब वो व्यापारी है वो तो अड़िया मैं तो आधा रुपया में लूँगा। अब भाई ये तो गलत बात है ना, आधा रुपया में कैसे दे दे किसान अपनी फसल। इतनी मेहनत करिए, इतना उसने समय दिया है। कोई निश्चित सरकार डिसाइड करे कि इतने रुपए से कम में तो नहीं फसल दी जाएगी, ना ही खरीदी जाएगी, ठीक है। तो वो न्यूनतम दर डिसाइड करनी होती है कोई भी अनाज की, ठीक है। खरीद बेच हेतु मंडियों में विपणन केंद्र की स्थापना करना, जिससे कि किसानों और जो व्यापारी ले रहे हैं उनके बीच में पारदर्शिता आए। आने जाने व फसलों के लिए छोटे छोटे मार्ग, खाद्य संरक्षण के लिए गोदाम, शीतघर, वो कहते हैं ना कोल्ड स्टोर, उन्हीं को कहते हैं शीतघर। इतनी हिंदी में लिखा है तो शायद कुछ लोगों को शीतघर ना बताओ, पर कोल्ड स्टोर मैक्सिमम लोगों को पता होगी। आलू वगैरह रखते हैं ना उसमें, उन्हें कहते हैं कोल्ड स्टोर। खाद्य संरक्षण के लिए, जिससे कि उनके वो बैक्टीरिया ना लगे, फंगाई ना लगे और वो सुरक्षित रहें। कुछ लोग घरों में करते हैं पर ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, ज़्यादा आपके पास होता है तो फिर उसे कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, ठीक है। किसान के क्रेडिट कार्ड द्वारा ऋण देना, किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा, इसी को कहते हैं KCC, जो सरकार देती है किसानों को। फिर किसानों को टाइम होता है, वो उसको टाइम अवधि में देता है और कभी कभी वो ऋण माफ़ भी कर दिया जाता है सरकार द्वारा। अगर फसल सही नहीं होती है, सूखा पड़ गया, बारिश हो गई, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की फसल बीमा योजना बनाई गई है। फसलों का बीमाकरण किया जाता है जैसे इंसान का किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चले आगे बढ़ते हैं। चकबंदी, मैंने बोला था ना चकबंदी, चकबंदी मैंने आपको बताया था। चकबंदी क्या है? कोई किसान है, उसकी फसलें हैं, उसकी जो खेत हैं वो अलग अलग दिशाओं में फैले हुए हैं। अब उनको वहाँ तक पहुँचने में लगता है क्या? बहुत टाइम। तो इसीलिए सरकार ने योजना बनाई, क्या बनाई थी? अपने आसपास पड़ोस में चकबंदी की बात सुनी होगी। क्या आप जानते हैं चकबंदी क्या होती है? चलिए पढ़ते हैं चकबंदी के बारे में, आइए जाने। नीचे चित्र में दिख रहे ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये रंगों को खाने कहते हैं। ये जो बॉक्स है इनको कहते हैं खाने। मान लीजिए कि एक रंग के चौकोर खाने एक व्यक्ति के इधर उधर बिखरे हुए खेत हैं। मान लीजिए रेड, एक ये मान लो श्याम, राम है, ठीक है, राम है, राम का ये वाला खेत है, एक सेकेंड, राम का ये वाला खेत है, राम का ये वाला खेत है, राम का ये वाला खेत है और ये वाला खेत, अलग अलग बिखरे हुए हैं, अलग अलग बिखरे हों, उसे समस्या होगी वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो फिर क्या करेगा राम? चलिए पढ़ते हैं। आप देखें कि बिखरे हुए खेत एक जगह करने के लिए एक व्यक्ति के खेत एक स्थान होने से बड़े खेत हो जाते हैं।
अब इनको यहाँ लाएं, ये अब 4 डब्बे मान लीजिए, ये 4, ये वाला और ये वाला। अब ये सब, ये चारों जो हैं, 1 मिनट, ये जो चारों हैं, ये अब 4, अब ये चारों क्या हो गए, अब ये सब हो, ये चारों हो गए राम के खेत। अब ये 4 अलग अलग बिखरे हुए खेत ज़्यादा बेटर हैं या ये वाला खेत ज़्यादा बेटर है? जो ये चारों एक साथ आ गए हैं, ये वाला ज़्यादा बेटर है। उसको इतना, एक तो जगह ज़्यादा मिल गई अपना काम करने के लिए, एक जगह बस वो अपने घर से आएगा और यहाँ लग जाएगा। उसे पता है कि यहाँ कौन सी जगह, कौन से कोने में क्या परेशानी है। अब इन चारों जगहों की अलग अलग परेशानी सुलझाने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी होगी, कितना ट्रैवल करना होगा, ये तो आप देख रहे हैं ना। तो यही चकबंदी है, किसी किसान के बिखरे हुए खेतों को एक जगह लाने का प्रयास करना क्या है? चकबंदी। जो सरकार की योजना है, बड़े बड़े खेत हो गए, इन चक्र को काटना कहते हैं। क्या कहते हैं? चक काटना, इसलिए चकबंदी, चक काटना। ये जो बिखरे हुए खेत हैं उनको एक जगह करना। चकबंदी द्वारा इधर उधर बिखरे खेत की जमीन एक बराबर खेत किसानों को एक स्थान पर दिया जाता है। और अपने पास पड़ोस वालों से पूछिए, उनने चकबंदी क्या लाभ उठाया है? क्या उठाया है चकबंदी का लाभ? बस यही होती है चकबंदी। चकबंदी छोटे छोटे बिखरे हुए खेतों में सही ढंग से खेती नहीं की जा सकती, साथ ही लागत भी ज़्यादा लगती है। इसलिए चकबंदी द्वारा किसानों को दूर दूर बिखरे जोतों को एक चक के रूप में बदल दिया जाता है। इसी को कहते हैं चकबंदी। क्या कहते हैं? चकबंदी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं सिंचाई। सिंचाई क्यों होती है? आपने अभी ये फसलें कपास वगैरह पड़ी, तो क्या सिंचाई की ज़रूरत पड़ती थी इनमें? चावल में क्या पानी भरा होना चाहिए था? पानी, कृषि के लिए सिंचाई आवश्यक है क्योंकि भारतवर्ष में वर्षा और वर्षा का समय दोनों अनिश्चित है। कभी तो बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है, कभी वर्षा होती ही नहीं है। जिस समय वर्षा होनी चाहिए उस समय कभी कभी नहीं होती, बाद में बारिश होती। इस साल तो आपने यही देखा है, बहुत लास्ट में बारिश पड़ी है, जिससे बहुत नुकसान भी हुआ है। अच्छी फसल व साल में एक से अधिक फसल के लिए सिंचाई आवश्यक है। अगर साल में अच्छी फसल चाहिए और एक से अधिक फसल चाहिए तो सिंचाई तो आवश्यक है। धरती को नमी की आवश्यकता तो रहती है ना, नमी नहीं होगी तो कैसे रहेगा। कुएं और तालाब सिंचाई के प्राचीन साधन है। पहले समय में कुएं होते थे, तालाब होते थे, अब तो कुएं आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। मैंने अपने आसपास तो कुआं देखा नहीं है। जो कुएं थे पहले, अब वो बढ़ दिए गए हैं। अब जब कुआं पूजन आपने शायद देखा हो, शादी ब्याह में होता है, तो हमारी तरफ तो बहुत, वो बिल्कुल कुआं बचा ही नहीं है, कुछ नहीं बचा। बस उसमें बस एक पहले कुआं था तो मान लिया जाता हाँ ये कुआं है, उसमें पैर लटका के, पैर लटकाने तक की जगह नहीं बची है, वो इतना पूरा भर चुका है। तो कुएं तो बचे नहीं हैं। आपके यहाँ पे भी नहीं बचे होंगे, शायद ही कहीं कहीं कुएं बचे होंगे। मेरे गाँव में पहले शायद मैं गई थी, जाती थी तब था, मैंने अब बहुत सालों से वहाँ भी नहीं देखा है। चलिए, प्राचीन साधन है। दक्षिण के पठारों भागों में तालाब अधिक हैं। दक्षिण में क्या? तालाब अधिक है। हमारे यहाँ कुएं वगैरह ज़्यादा। आजकल नलकूप पाए जाते हैं। सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना के द्वारा नहरें बनाकर सिंचाई की सुविधा दी गई है। सरकार ने क्या बनाई? पंचवर्षीय योजना बनाई, जिससे नलकूप, यानी कि मोटर चलाओ पानी आ जाता है। एक वो देग जैसी बनी होती है, मतलब वो जोड़ के बना दी जाती है, एक बहुत बड़ी सी, वो कहते हैं ट्यूबवेल। ट्यूबवेल जैसा बना दिया जाता है, उसमें लोग नहाते भी हैं और उसका पानी खेतों में भी लगता है। वैसे वो उसका काम खेतों में पानी लगाने के लिए होता है, नहा तो वो लेते हैं लोग मज़े मज़े के लिए। वर्षीय योजनाओं द्वारा नहरों द्वारा बनाई गई सिंचाई की सुविधा की गई। विभिन्न नदीय परियोजना से नहरें निकाली गई। उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा सिंचाई होती है। उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा सिंचाई होती है? नहरों द्वारा। बहुत सारी योजनाओं के द्वारा नहरों को नहरों से जोड़ा गया, नहरों को गाँव से जोड़ा गया। तो पंचवर्षीय योजना बनाई किसने? सरकार ने। अब ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, इनके जवाब आपको ना मिले तो आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको इसका जवाब दूंगी, ठीक है? कमेंट बॉक्स में लिख देंगे आप। आपके गाँव में किस प्रकार की सिंचाई की जाती है? ये आपके खुद के गांव में पूछना है, ठीक है? आपके मम्मी पापा से पूछिए, आपके दादा दादी से पूछिए, नाना नानी से पूछिए, जिससे पूछना चाहते हैं अपने आसपास पूछिए। क्वेश्चन करने का हक है, वो कोशिश करेंगे जवाब देने के, ना आए तो आप बस पूछिए, ठीक है? कुछ लोग तो देंगे, कुछ तो देंगे। दक्षिण भारत में तालाब क्यों अधिक होते हैं? अब इसका जवाब भी आप मुझे देंगे कल, ठीक है?
और अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाए तो फिर मैं दूंगी जवाब। मैं तो आपकी टीचर हूँ, मेरा तो काम ही आपके सवालों को जवाब देना है। पर आपको पहले सवाल पूछना पड़ेगा, अगर सवाल नहीं पूछा जाएगा तो मैं जवाब नहीं दूंगी। सिंचाई की नवीनतम पद्धति, ट्रिप, टपक, ये आपके में आपका ये नाम है। अब मैंने इसके बारे में लिखा इसलिए है क्योंकि आपको पता होना चाहिए। ड्रिप यानी टपक, क्या है? ड्रिप यानी टपक। इसमें कौन सी फसलें होती हैं पहले तो मैं आपको बता देती हूँ। बागवानी फसलें जैसे फल, फूल, शाक, सब्जी। अब इसमें पता है क्या करते हैं? इस टपक से समझ लो, टपक टपक, बूंद बूंद पानी, जिसमें पौधों की जड़ों तक पानी को बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इसमें पानी का इस्तेमाल कम होता है। बूंद बूंद करके पानी को मतलब ऐसे पाइप लेते हैं, पाइप के जरिए से पाइप रिस टपक टपक, थोड़ा थोड़ा, बूंद बूंद भर, जिससे पानी कम लगता है और सीधे जड़ों में लगता है। इसमें से ऊपर से पानी नहीं डालते ऐसे छिटक रहे हैं, सीधे जड़ों में पानी दिया जाता है। कौन से में दिया जाता है? वो है एग्जाम्पल फूल, फल, साग, सब्जियां आदि। अब स्प्रिंकल, उससे ही समझ रहे हैं आप। ड्रिप, टपक से ही समझ पा रहे थे क्या मतलब होता है। ऐसे स्प्रिंकल, छिड़काव से समझ जाइए। ऐसे फुव्वारा जैसा जो होता है, पानी को वर्षा के समान तरीके से पौधों पर छिड़कने की विधि, इसे क्या कहते हैं? स्प्रिंकलर। छिड़काव, इसका प्रयोग खाद्यान्न, गेहूं, मटर इत्यादि में करते हैं। किस में करते हैं? गेहूं, मटर इत्यादि में करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति। हरित क्रांति के समान और भी क्रांतियाँ आई, पर हमें क्या पढ़ना है? हरित क्रांति पढ़नी है। चलिए हम हरित क्रांति पढ़ना प्रारंभ करते हैं। वर्ष 1966 से 1967 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। क्या है परिवर्तन? कब आए? 1966 से 1967 तक। ये परिवर्तन क्यों थे ये सब मैं पढ़वाऊंगी मैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति वृद्धि करना, इससे ही हरित क्रांति कहते हैं। किसे कहते हैं हरित क्रांति? सिर्फ फसल के बारे में नहीं था, हम जो सिंचाई कर रहे हैं, जो हम फसलों के लिए यंत्र प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, ट्यूबवेल हो, चाहे नहरें हो, चाहे जो भी यंत्र यूज़ होते हैं काटने के लिए, बोने के लिए, उनको खाद हो जिससे कि वो बेटर हो सकें, जो उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट वगैरह लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं जिससे उनको उससे बचाया जा सके। कुछ लोग मट्ठों का छिड़काव करते हैं ना, जिससे कि उसमें कीड़े ना लगें, और राख छिड़कते हैं। ये सब आता है जिससे कि आपकी वृद्धि हो सके, फसल उन्नत हो सके, आपकी ज़्यादा पैदावार हो सके। क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से हमें तो भैया फसल अच्छी करनी ही पड़ेगी। असल जो फसल चाहिए होगी उसके लिए क्रांति तो आएगी। हरित क्रांति आ भी चुकी है। कब आई थी? 1966 से 1967। इसके जनक कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। कौन है इसके जनक? MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम? डॉक्टर विलियम ग्रेट। किसने किया था? डॉक्टर विलियम ग्रेट ने किया था। ठीक है, अब हरित क्रांति के समान ही और कुछ क्रांतियाँ आई, चलिए हम उसके बारे में भी पढ़ते हैं। हरित क्रांति कृषि उत्पादन यानी गेहूँ, श्वेत क्रांति यानी दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन। गोल से समझ लो आलू कैसा होता है? गोल मटोल। श्वेत क्रांति दूध कैसा होता है? दुग्ध। पीली क्रांति दाल, मैक्सिमम देखेंगे अरहर की दाल पीली होती है, चने की दाल पीली होती है, और हमारे लिए वो लाल दाल जो होती है बनने के बाद पीली हो जाती है, वो वाली दाल हम लोग तो ऐसे ही जानते हैं, बताओ दालों के नाम भी लोगों को याद नहीं रहते। नीली क्रांति मत्स्य यानी मछली पालन। गुलाबी क्रांति यानी झींगा में आई थी। धूसर क्रांति उर्वरक उपभोग। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतिकारियों का सम्मेलन, मतलब एक साथ। सदाबहार क्रांति ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा। हम कहते हैं ना ऑर्गेनिक घी, ऑर्गेनिक फ्रूट, ऑर्गेनिक वेजिटेबल। पहले तो सब ऑर्गेनिक था, उसे बनाने को ये स्पेशलिटी नहीं करनी पड़ती थी। पहले ऑर्गेनिक चीज़ों के लिए ऐसा नहीं था कि महंगी मिलती हो। अब जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो महंगी और मिलती हैं, क्योंकि हमारे जो अब
प्रोडक्शन का है ना तरीका बदल गया है। पहले हम क्वालिटी पे ध्यान देते थे, अब मैक्सिमम मैंने देखा है क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं कि कितनी संख्या में उगाई जा रही है। ये इस बात पे ध्यान दिया जाता है, ना कि इस बात पे ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरीके की उगाई जा रही है। आप एक लौकी देखो, अभी खेतों में जाके देखो बेल पर कि लौकी उग रही है, वो लौकी में ऐसा इंजेक्शन लगाया जाएगा सुबह इतनी बड़ी हो जाएगी वो बाजार में बिकने आ जाएगी, जिसके कारण बस बीमारियां भी अधिक फैल रही हैं। जो चीज़ें हमें पहले ऑर्गेनिक मिल रही थी अब वो हम उन्हें ऑर्गेनिक नहीं कह पाते, हमें उल्टा उनको पाने के लिए और ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं ऑर्गेनिक के नाम पर। क्या ये सही है? ये आप बताएं। हरित क्रांति की प्रमुख बातें: अधिक उपज के लिए सुधार, उन्नत बीजों का प्रयोग, गेहूं की उन्नत किस्में सरवती, सोनार, कल्याण, सोना, हीरा। धान की उन्नत किस्में आई, ताइजुंग, 65, जया, पद्मा, जामुना, सरस्वती। ये सारी जो धान के ना किस्में हैं कि ये वाली धान उगाई जा रही है गेहूं की, ये सरवती, सोनार, कल्याण, सोना, हीरा, ये सब धान के प्रकार, ये गेहूं के प्रकार हैं कि कौन कौन सी गेहूं होते हैं। अब जिन लोगों को गेहूं के बारे में नॉलेज होगी वो बता सकते हैं, जिनके को नॉलेज नहीं होगी वो नहीं बता पाएगा। रासायनिक खादों जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट का विकास उपयोग। इसके बारे में आपको जो खाद बीज भंडार की जो होती है ना स्टोर, अगर आपके आसपास हो ना, गांव में तो मैक्सिमम होती हैं, क्योंकि ये ऐसी दुकानें खासकर वहीं पाई जाती हैं जहाँ पर खेत अधिक होते हैं, क्योंकि किसान से जुड़ने का आसानी से मौका मिलता है। अब किसान ये सब लेने शहर तो आना नहीं पसंद करेगा, कोशिश करेंगे ना गांव के आसपास हो, तो आप किसी भी खाद बीज भंडार की दुकान पर चले जाइए और वो आपको जानते हो तो और अच्छी बात है, आप उनसे पूछेंगे वो आपको अवश्य बता देंगे। इनमें मैक्सिमम चीज़ों के बारे में बता देंगे आपको। ये आप गाँव के लोग जाते हैं, मतलब ये खाद बीज भंडार की दुकान पर बोलते हैं वो जो भी कीड़ा लग गया है तो वो उनको देते हैं, खेत के हिसाब से होता है। इस बारे में मुझे भी नहीं पता था। मेरे नोइंग में एक सर हैं, मतलब मेरे साथ काम करते हैं, तो उनके जो जीजा जी हैं उनकी शॉप है खाद बीज भंडार की, तो वो वहाँ जाते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई भी अगर लेना आता है, उन्हें नहीं पता होता है कि क्या हुआ है, वो बस बता देते हैं कि ये सिम्टम्स हैं। फिर जो खाद बीज भंडार के ओनर होते हैं या वो जहाँ बैठते हैं तो वो बोलते हैं कितने बीघा है, फिर बीघा के हिसाब से कि 1 बीघा में 10 ग्राम, बस वो जो होती है उसे पानी में मिलाना है, स्प्रे की बॉटल होती है वो उसे कंधे पे टांगना है और पूरे में छिड़क दो। रात भर में तो जो भी फसल में दिक्कत है वो ख़त्म। किसकी वजह से? ये जो रासायनिक खादें उनको सहजता लगती है प्रयोग करने में किसानों को। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बड़ी कहानी बताई इतना सा बताने के लिए, पर मैं कोशिश करती हूँ आपको ये कहानियाँ याद रहेंगी। ये लिखा हुआ तो आपकी किताबों में भी सेम है, ये कोई मैं स्पेशली थोड़ी कहीं से लेकर आई हूँ। चलिए, जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना, जैसे कंपोस्ट की खाद, हरी खाद जिसमें सनाई ढेंचा सड़ाया जाता है, नीम की खली, नीम के पत्तों को भी गला के मट्ठा में मिला के डाल दिया जाता है, उनमें कीड़े नहीं लगते हैं। और ये जो आपके घर सब्जी के हैं तो आप उनको कंपोस्ट में बदल देते हैं। आपने शायद जो यूट्यूब वीडियोस बहुत देखते होंगे आप, मुझे यकीन है, तो जो गार्डनिंग की वीडियो देखी होंगी उसमें देखा होगा कि वो अपने घर का जो सब्जी का वेस्ट होता है उसको इकट्ठा करते हैं, दबा देते हैं, मिट्टी में बदलने की कोशिश करते हैं। जो पुराने पेड़ पौधों को होता है उसको दबा देते हैं, कंपोस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जैविक खाद होती हैं। ठीक है। रासायनिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, जो अभी मैंने बताया आपको, कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर, फसलों की सिंचाई के लिए नलकूप, नहरों तथा तालाब, उत्पादन बढ़ाने के प्रयास को ही हरित क्रांति कहते हैं। क्या? उत्पादन बढ़ाने के ही प्रयास को क्या कहते हैं बेटा? हरित क्रांति। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर बचे हैं। अब मैं बस एक सोच में हूँ कि मैं क्वेश्चन आंसर अलग से कराऊँ या ऐसी वीडियो में कराऊँ। हम क्वेश्चन आंसर एक अलग वीडियो में कर लेंगे, 10-15 मिनट का सेशन रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट के सेशन रहेगा। उसमें मैं आपको ये पूरे के क्वेश्चन आंसर करा दूँगी और आपको इसकी PDF कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, पढ़ते रहिए, समय की कीमत रखिए, समय आपकी कीमत रखेगा। बाकी कुछ भी पसंद आता है, कुछ भी नहीं पसंद आता है तो लाइक, डिसलाइक कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। बाकी मैं कैसे भी थोड़ी आपकी मदद कर रही हूँ, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी का कल मिलते हैं।